हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12, जैसा कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का मैराथन सीरीज स्टार्ट किया, जिसके अंदर में फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के अंदर में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, क्या? इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के अंदर में एक क्वेश्चन आपको जरूर यहां से देखने को मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं हम अपने नोट्स पे, और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट पॉलिसीज, या फिर आप इसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, 1950 टू 1990। हम सभी को पता है कि जब हम लोगों का देश आजाद हुआ 1947 में, तब तक तो हमारे देश के अंदर में बहुत सारी कमियां थी। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड कवर किया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था और डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था। ये फर्स्ट चैप्टर में है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि आफ्टर 1947 टू 1990, यानी कि 40 टू 43 इयर्स के अंदर में हमारे देश के अंदर में वो कौन कौन से पॉलिसीज बनाई गई जिसकी जरूरत थी हमारे इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, जो 18th सेंचुरी में जो हमारे देश को गोल्डन वर्ल्ड बोला जाता था, आखिर क्या ऐसा हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में, और उस चीज को सुधारने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज डेवलप की, उन सारे पॉलिसीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि बच्चों, हालांकि इस चैप्टर के अंदर में आप लोगों को बहुत ही, मतलब कि मैं कह सकता हूं स्पीडली लेके चलूंगा और सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आने वाला है। तो अगले आधे घंटे आप लोग बने रहिए चैनल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर में आना पड़ेगा टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग। बच्चों, जब कोई भी चीज शुरुआत से स्टार्ट होती है, फ्रॉम बिगिनिंग, तो आपको प्लानिंग की आवश्यकता होती है। सेम उसी तरीके से हमारे इंडिया को भी एक प्लानिंग की आवश्यकता थी, जिसको बोलते हैं क्या चीज? इकोनॉमिक प्लानिंग। जो चीजें पहले नहीं चल रही थी सही, अब वो सही से चलाने के लिए आपको एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? तो आइए, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए क्या बोला गया यहां पर, चला जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाना बच्चों। कहाँ गया? ये व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? तो इकोनॉमिक प्लानिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या लिखा गया? इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेस। जो हमारे देश के जो संसाधन है उसका बेटर यूटिलाइज करना, यानी कि वेस्टेज ना करना। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर में हमने देखा कि वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज। टू रिड्यूस इट, we have necessary to utilize our country resources into different development activities, अलग अलग डेवलपमेंट के काम के लिए, in accordance with the national priorities। अपने देश के, अपने राष्ट्र के प्रायोरिटीज को देखते हुए हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को क्या करेंगे? यूज करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर में तो यही डिस्कस हुआ। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आई बात समझ में? इतना अगर आपके माइंड में बैठ गया तब हम आगे चलते हैं। बोला गया कि व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप? प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया? तो ये सेटअप किया गया 1950 में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है, व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप किया गया? 1952 में किया गया, ठीक 2 साल बाद। ठीक है, ये 1 मार्क्स का डेटा है जो आप लोग को याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो है, क्योंकि जब प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया तो ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग कमीशन को सेटअप करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव्स
होगा, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो वो कौन कौन से उद्देश्य था जिसके लिए हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की, प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया, उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं। मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ब्रीफली एक्सप्लेन इट। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। सबसे पहला है क्या चीज? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब आपको पता है, हमने नेशनल इनकम अच्छे तरीके से पढ़ा है कि ग्रोथ का मतलब होता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर एंड मोर। जितना ज्यादा आप गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करोगे उतना हमारे देश का जीडीपी बढ़ता जाएगा। लेकिन अब आप सोचो, क्योंकि हम जस्ट अभी आजाद होकर हम निकले हैं बाहर, तो बताओ क्या हमारे पास वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी, वो सारे के सारे जो मैं कह सकता हूँ एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं था, जो हम क्या करें एकदम से चीजों को बूस्ट कर दें। तो इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया गया, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो किया और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया गया। देखिए तो ग्रोथ के बारे में क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू इंक्रीज द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। मतलब हमारे देश के अंदर में ही अपने देश के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है ग्रोथ के अंदर में। इट इंप्लाइज either a large stock of production capital or an increase in the efficiency of the productive capital and services like transport, banking and communication etc. तो बोला गया कि आप नो डाउट आप अपने कंट्री के प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करो, साथ ही साथ उससे जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, ट्रांसपोर्ट को बेहतर करो, कम्युनिकेशन बेहतर करो, है ना, बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करो, जिससे क्या होगा कि हमारे देश के अंदर में एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ेगी। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स स्टडी ऑफ इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि यहां पर बात किया जा रहा है क्या चीज को बढ़ाने के लिए? ग्रॉस जीडीपी। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जीडीपी ऑटोमेटिकली बच्चों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ द कंट्री नीड टू अचीव हाई ग्रोथ लेवल। तो किसी भी कंट्री को हाई ग्रोथ लेवल को पाने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या है? इट इज द, अब सुनो, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि अपडेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, या मतलब कि फ्रॉम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी टू न्यू टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना ही मॉडर्नाइजेशन है। हमने तो यही पढ़ा है। लेकिन बच्चों मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना नहीं है, ठीक है। उस समय क्या था, हमारे देश के अंदर में फीमेल्स को कम प्रायोरिटीज दी जाती थी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंस। दे आर नॉट अलाउड टू टेक एजुकेशन। तो इन दैट सिचुएशन हमने क्या कहा, मॉडर्नाइजेशन लाने की बात की गई कि भाई देखो, जो काम मेन कर रहे हैं वो काम विमेन भी कर सकते हैं, उनको टैलेंट को भी बाहर लेकर आओ, जिससे हमारी इकोनॉमी जो होगी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रोस्परस होगी। इसीलिए यहां पर मॉडर्नाइजेशन बताया गया कि ग्रोथ के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है, लोगों का, पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। किस चीज में? इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, लेकिन अगर कोई विमेन है, कोई फीमेल है, अगर उसको भी ये सारी चीजें आती है तो वो भी आए और वो भी अपने सर्विस को क्या करे? प्रोवाइड करे इन अ कंट्री। देखो तो मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया? इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी in order to increase the production of goods and services। भाई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कैपिटल गुड्स सेल कर रहे थे हमारी इकोनॉमी में, मशीन से बने प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, हमारे पास चरखा था, तो उस कंडीशन में हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? ठीक है।
adoption of new technology is called modernization. However, हालांकि modernization does not refers only to the use of new technology. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी को ही यूज करना, but also to change in social outlook such as women empowerment. ठीक है, a modern society makes use the talent of women in the workplace so that the society will be more civilized and prosperous, जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो more civilized and prosperous हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा मॉडर्नाइजेशन। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। तो बच्चों जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, हम नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, जीडीपी बढ़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, फीमेल्स भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है हम किसी और देश पे क्यों निर्भर रहे? हम तो सेल्फ रिलायंट बनेंगे ना, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन दैट सिचुएशन एक नया ऑब्जेक्टिव आया, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या चीज? सेल्फ रिलायंस। ठीक है, निर्भर। इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्री के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना इन ऑर्डर टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। जो हम पहले किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट थे, नाउ वी आर डिसाइडेड टू बिकम द सेल्फ रिलायंट एंड यूज कंट्री रिसोर्सेस। हम ज्यादा से ज्यादा कंट्री रिसोर्सेस को यूज करेंगे टू अचीव द टारगेट। एंड व्हाट इज द टारगेट? टू इंक्रीज द जीडीपी लेवल ऑफ द कंट्री without using the resources imported from other countries, means avoiding import of those goods which country be produced. उस समय के हालात में अगर हमारी कंट्री जो प्रोड्यूस कर पाती है, आप उसको क्या करो? प्रोड्यूस करो। हमें दूसरे से मंगाने की जरूरत नहीं है। हमारे कंट्री के रिसोर्सेस ही इतने पर्याप्त हैं कि हम अपने जरूरतों को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ, इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस और डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री। तो ये जरूरी था कि हम क्या करें? फॉरेन डिपेंडेंस को कम करें, रिड्यूस करें। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द सवर्जिनिटी ऑफ आवर कंट्री एंड अननेसेसरी फॉरेन इंटरफेरेंस ऑफ आवर पॉलिसीज। बच्चों अगर हम हाईली डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज हो जाएंगे तो अदर कंट्रीज हमारे मैटर में इंटरफेयर करना चालू कर देती है, हमारे पॉलिसीज को बनाने नहीं देंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है उसको कम किया करने के लिए हमें सेल्फ रिलायंट होना जरूरी है। तो ये था। तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? एक हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया मॉडर्नाइजेशन और तीसरा हो गया सेल्फ रिलायंट। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है बताओ? इक्विटी का मतलब होता है समानता। क्या लिखा है? इट मीन्स, इसका मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को बराबर बराबर बांटना, एंड वेल्थ अमंग द, किसके बीच में? सोसाइटीज में। अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी तो उसका बेनिफिट हमारे सोसाइटी के अंदर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। रिच सेक्शन के पता चला कि रिच सेक्शन उस सारी चीजों को एंजॉय कर रही है, पुअर सेक्शन जो है वो सफर कर रही है। नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग द सोसाइटीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द इंडिविजुअल इज पुअर और रिच। क्लियर? ट्रू सोर्स। तो ये आपके इक्विटी के अंदर में बात की जा रही है। तो देयर आर 4 पॉइंट्स, यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव्स दैट वी रीड, एंड व्हाट इज दैट? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नाउ हमने आगे बढ़ते हैं। अब आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बच्चों ध्यान से सुनना, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर
सेकेंड हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। इन तीनों के प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। ये हमारे प्रॉब्लम्स थे। क्या थे? प्रॉब्लम्स। लेकिन इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 1950 टू 1990। इसको सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज लेकर आए। और वो पॉलिसी लेकर आए किसके किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए एंड फॉरेन ट्रेड के लिए, तीनों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए इंडिविजुअली इंडिविजुअली पढ़ लेंगे। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉब्लम्स क्या था? प्रॉब्लम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सेकेंड प्रॉब्लम था इरिगेशन फैसिलिटी, एंड थर्ड था लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, प्रॉपर इनपुट। ये प्रॉब्लम्स थे किसके? एग्रीकल्चर सेक्टर के। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो अगर आपकी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जमींदारी सिस्टम है उस जमींदारी सिस्टम को खत्म करेंगे। तो यहां पर हमें जरूरत था एक बदलाव की, और लैंड सेटलमेंट सिस्टम को खत्म करने के लिए यहां पर लैंड रिफॉर्म लेकर आया गया, और लैंड सीलिंग। ये दो पॉलिसीज लेकर आई गई, किस चीज को खत्म करने के लिए? लैंड सेटलमेंट सिस्टम को खत्म करने के लिए। ठीक है? तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म, क्या होता है। तो बच्चों, लैंड रिफॉर्म का मतलब है लैंड रिफॉर्म वर इनिशिएटेड, उसको लाया गया, शुरुआत की गई उसकी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इक्विटी, लाने के लिए, इन ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, समानता लाना था ऑनरशिप को लेकर, मालिकाना हक को। किसी के पास बहुत सारे जमीन का मालिक बना बैठा है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म लेकर आया गया, और यहां पर बात की गई इक्विटी की। किस चीज की इक्विटी? लैंड होल्डिंग, ऑनरशिप। ठीक है? सेकेंड, इट वॉज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द, एस्टैब्लिश की जगह बेटा एबोलिश होगा, एबोलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक द टिलर ऑफ द ऑनर ऑफ लैंड। तो यहां पर बोला गया कि जो लोग काम कर रहे हैं, बिचौलियों को खत्म करो, जो लोग काम कर रहे हैं, जो कल्टीवेटर्स है, जो टिलर है, जो पौधे लगाते हैं, उन्हीं को मालिक बनाओ उस जमीन का। ठीक है? इट गिव्स द टिलर द इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इंप्रूवमेंट। बच्चों, अगर मेरा जमीन, पहले मैं किसी और की जमीन पे काम कर रहा हूं, अब वो जमीन का मालिकाना हक मुझे मिल गया, तो ऑब्वियस ही बात है मैं अपने जमीन पे मन लगाकर काम करूं, मैं उस पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो दैट इज द लैंड रिफॉर्म। लेकिन लैंड सीलिंग क्या है बच्चों? लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि लैंड रिफॉर्म में क्या था कि अब किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन हो गया, 5 बीघे, 10 बीघे, 5 एकड़, 10 एकड़ जमीन है, किसी के पास कुछ भी, मतलब कि मैं कह सकता हूं आधा बीघा भी नहीं है, 1 बीघा भी नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, ये भी एक प्रॉब्लम था। तो लैंड रिफॉर्म में जो प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोगों ने लैंड सीलिंग में सॉर्ट आउट कर लिया। यहां पर क्या किया गया कि साइज ऑफ लैंड को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया एक इंडिविजुअल। देखो क्या बोला गया, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक अकेला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितना जमीन का मालिक बन सकता है, वो फिक्स कर दिया गया लैंड सीलिंग के अंदर। द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द concentration of land ownership
इन अ फ्यू हैंड। पहले क्या था, जो बहुत सारी जमीनें किसी एक के हाथ में थी, अब उसको खत्म कर दिया गया, उन जमीनों को फिक्स कर दिया गया सभी लोगों के बीच में। ठीक है, एंड टू प्रमोट द इक्वलिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया गया, इक्वालिटी को प्रमोट किया गया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड थर्ड है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में क्या है कि नॉट यूजिंग द कंट्री रिसोर्सेज, साथ ही साथ आप अपने जमीन को तो आप खेती बाड़ी कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोवाइड किए गए, जिसके तहत वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया। और HYV के साथ साथ में जो कमियां थी, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया। लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट था, जहां इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी पे ध्यान दिया गया, क्रेडिट पे ध्यान दिया गया। वो सारे सुख सुविधाएं प्रोवाइड की गई फार्मर्स को बाय द गवर्नमेंट, ताकि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस करने के बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हमें पता है बच्चों कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि क्या क्या प्रॉब्लम था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज थी, साथ ही साथ कंपटीशन फ्रॉम मशीन था, ठीक है, मोर डिमांड ऑफ ब्रिटिशर्स गुड्स था। तो इन सारे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, किस चीज के अंदर में, इन बिटवीन 1950 टू 1990 बाय द गवर्नमेंट। तो आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन है आपका, मेंशन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बिटवीन 1950 टू 1990। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में हम लोगों ने क्या चीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने एक पढ़ा कि भाई एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करेंगे, हम इंडिया के अंदर में जितने भी बिजनेस हैं उसको हम सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के हवाले करेंगे, ठीक है, और सेकंड पे हम प्राइवेट सेक्टर को रखेंगे। यानी कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी जो है सेकंड नंबर पे दी, फर्स्ट नंबर पे पब्लिक सेक्टर और सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर से बोला कि भाई देखो, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा अगर प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करना है तो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी दिया गया, सेकेंडरी बोला गया, और उसके ऊपर भी बहुत सारे लिमिटेशंस लगा दी गई। इससे क्या हुआ कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिस्करेज हो गया। उन्होंने जितना भी उनको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना था, जितना भी बिजनेस करना था, उतना वो खुल के नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा ये है कि मैं आज भी हम लोग चाइना से इतना पीछे हैं। हालांकि इंडिया और चाइना एक साथ स्टार्ट हुई थी अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन आज चाइना देखो कहां पे है और आज हम कहां पे है। यही एक ऐसी पॉलिसी है जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा पीछे हो गई। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है। पब्लिक एंटरप्राइज वर प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेंट्रल रोल, सबसे ज्यादा रोल पब्लिक सेक्टर के हवाले कर दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स वर टू ऑब्टेन, इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा फॉर द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, कुछ भी बिजनेस करते हैं, एंड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेड ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी कि गवर्नमेंट बताएगी कि आपको प्रोडक्शन कितना करना है। समझ रहे हो बात को? तो बताओ, ऑब्वियस ही बात है, हम एक तरफ बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की, और दूसरे तरफ हम उनके ऊपर लिमिटेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। ये कैसी पॉलिसी थी। एंड थर्ड वन इज मेजर थ्रस्ट वाज गिवन टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और ज्यादा जोर किस पे दिया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। यानी कि हम गुड्स को
बाहर से लेकर आना बंद करें और अपने कंट्री रिसोर्सेस को यूज करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करें और उसको इंडियन इकोनॉमी में सेल करें और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी करें। ठीक है, और ये पॉइंट है। फोर्थ है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड इट वाज डन थ्रू, किसके थ्रू? हैवी ड्यूटी इन इंपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जो पहले मान लो इंडिया है और अगर इंडिया की जो कंपनी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाहर ब्रिटिश कंपनीज थी उनसे प्रोड्यूस करने के लिए अगर ब्रिटिशर्स को अपने सामान को अगर इंडिया में बेचना है तो उनको हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या चीज? इंपोर्ट ड्यूटी। पहले वो हमसे लेते थे लेकिन अब हमारी सरकार है तो अब हम उनसे लेंगे। तो अगर इनको अपना सामान इंडिया में बेचना है तो इंडिया को भारी टैक्स देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। और इंडियन प्रोडक्ट को हर जगह सेल करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू बिल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस कंट्री। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद है हमारा सबसे लास्ट फॉरेन ट्रेड। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर को ध्यान में रखते हुए ही हम क्योंकि चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो फॉरेन ट्रेड का मतलब ये हो गया कि हम पहले क्या थे? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लेकिन इस टैग को हमें खत्म करना था तो इसीलिए हमने एक पॉलिसी लेकर आई जिसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी वर एडॉप्टेड एज अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट एम्स, इसका मेन एम क्या था? रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब जो चीज हम खुद बना सकते हैं, खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम विदेशों से क्यों मंगाएं? इनका मेन पर्पस यही था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मेन टारगेट ही यही था कि हम क्या करेंगे? हम सेल्फ डेवलप करेंगे, अपने गुड्स को प्रोडक्ट को बनाएंगे और हम बाहर के गुड्स को हम लोग क्या करेंगे? टाटा बाय बाय। ठीक है, इट मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज बाय इंकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बच्चों अगर हम बाहर से सामान को लेकर आएंगे तो वी नीड टू पे इन डॉलर, हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज को बचाना था। सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही था कि वी नीड टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, of such goods which could be imported through the rest of the world. The government protect the, क्या चीज को प्रोटेक्ट कर रही है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द कंपटीशन, यानी कि डोमेस्टिक कंट्रीज को क्या कर रही है? डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रही है किससे? फॉरेन कंपटीशन से, बाय इम्पोजिंग टैरिफ एंड कोटा, उनके ऊपर टैक्स लगाकर। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया। थ्रू इम्पोजेस ऑफ टैरिफ एंड कोटा the government restricted the import of goods and thereby protecting the domestic from the foreign companies। ठीक है, तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड है। उसके बाद मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? मार्केटेड सरप्लस का मतलब होता है बच्चों कि जो फार्मर्स है वो अपने सेल्फ कंजम्पशन को छोड़कर जो अगर उनके पास गुड्स रह जाता है उसको वो मार्केट में बेच देते हैं, उसको बोला जाता है मार्केटेड सरप्लस। ये रह गया था। The excess portion of agricultural produce which is sold into the marketed by the farmers is called marketed surplus। I hope यहां तक आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बच्चों वीडियो को अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो फटाफट लाइक कर दो और कमेंट कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।